सभी बच्चों का फिर से स्वागत है बेटा एग्ज़ाम सीरीज़ में जो 11th क्लास की हिस्ट्री के लिए चलाई गई है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें। बीच में ये मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर है और इसके चारों तरफ ही रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। इसलिए इस सागर की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको रोमन साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता था, यानी रोमन साम्राज्य का दिल। अब इसके आसपास देखिए बेटा, यहाँ पर ये रोम की लोकेशन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो रोमन साम्राज्य नाम से पता लग रहा है कि रोम से ये आरंभ हुआ है और ये रोम इटली प्रांत का एक हिस्सा होता था। आज भी इटली की राजधानी रोम ही है। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं इसके मेन क्वेश्चंस को। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, एक नंबर वाले। रोमन साम्राज्य में जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं? तो इसमें बेटा पाठ्य सामग्री है, जो बुक्स वगैरह होती हैं, दस्तावेज हैं, यानी कि जो राजा है टाइम टाइम पर अपनी प्रजा को आदेश देता होगा, या और राजाज्ञा वगैरह इस टाइप की चीज़ें। और एक होता है बेटा भौतिक अवशेष, कि उस वक्त के जो खंडर या बिल्डिंग्स बनी होंगी वो चीज़। तो ये 3 हमारे जानकारी प्राप्त करने के स्रोत है रोमन साम्राज्य के बारे में। अगला पेपायरस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटा। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इसका मतलब है बेटा ये एक पेपर के हिसाब की चीज़ होती थी और इस पर लिखने का काम किया जाता था। रोम का अगला क्वेश्चन है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था तथा वह कब सम्राट बना? तो बेटा रोम का प्रथम सम्राट था अगस्टस। ये 27 ईसा पूर्व में रोम का सम्राट बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर का ये। रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो बेटा इसके 3 प्रमुख खिलाड़ी में सबसे ऊपर तो आ जाते हैं सम्राट, जो सबसे मेन व्यक्ति होता था इस पूरे साम्राज्य का। उसके बाद अभिजात वर्ग या सेनेट का स्थान था, और तीसरा हमारा प्रमुख खिलाड़ी है सेना। इनके बारे में आगे थोड़ा थोड़ा जानेंगे। दिनारियस क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा। ये एक विशुद्ध चांदी का सिक्का था, यानी कि शुद्ध चांदी का सिक्का था जिसका वजन होता था 4.5 ग्राम। एक सोने का सिक्का भी होता था, उसके बारे में हम इसी पार्ट में आगे पढ़ेंगे। एम्फोरा क्या था? एम्फोरा क्या था बेटा? ये वास्तव में एक कंटेनर था या मटका था और इसमें शराब, जैतून का तेल या अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। तो रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई जिन मटकों या कंटेनरों में होती थी उन्हें एम्फोरा कहते थे। इसी में ही अगला है बेटा ड्रेसल 20। अब इनमें फ़र्क समझना कि ड्रेसल 20 है, रोम साम्राज्य में स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिसे ड्रेसल 20 कहते थे। यानी कि बेटा जो ड्रेसल 20 ये भी मटके थे या कंटेनर थे, लेकिन इनमें केवल और केवल जैतून का तेल लाया जाता था, जबकि एम्फोरा में जैतून का तेल, अंगूरी शराब या अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई करते थे। ओलंपियोडोरस कौन था? एक इतिहासकार और राजदूत था। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहते हैं? ये हमने अभी डिस्कस किया था, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के चारों ओर ही ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? ये थी बेटा गेहूँ, जैतून का तेल और अंगूरी शराब। इनका व्यापार मुख्यतः इन चीज़ों का था। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेन जो व्यापारिक मदें थी वो यही थी। आगे हम समझते हैं मैपालिया से आप क्या समझते हैं। मैपालिया बेटा एक अवन के आकार की झोपड़ी होती थी और इसकी विशेषता क्या थी कि इसको उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते थे। जो यायावर ये व्यक्ति थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को या पशुओं को लेकर जाते थे, वो इस प्रकार की झोंपड़ी अपने पास रखते थे जिन्हें मैपालिया कहते थे। अगला है प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की? तो बेटा हमने देखा था ना 27 ईसा पूर्व में रोम का पहला सम्राट बना था अगस्टस, तो इसके साम्राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया था। तो क्वेश्चन है प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की? अगस्टस ने की। और अगस्टस के काल को ही शांति के काल के रूप में याद भी किया जाता है। तो इसका भी आंसर 13 का हो गया, अगस्टस। रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? ये बेटा यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, ये 3 महाद्वीप थे जिनमें फैला हुआ था। चैप्टर का ही नाम है
3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो तीनों महाद्वीप आपको मालूम होने चाहिए। ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय किसने लिया और कुस्तुनतुनिया को रोमन राजधानी किसने बनाया? दोनों बेटा एक ही व्यक्ति ने की थी। एक परवर्ती सम्राट थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। इसके बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन भी है, थोड़ी देर में हम देखेंगे उसको। तो इन्होंने क्या किया, रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनाया ईसाई को, और एक और इन्होंने राजधानी बनाई कुस्तुनतुनिया। अगला क्वेश्चन है कैस्टेला क्या थे? ये बेटा मैपालिया के साथ ही होना चाहिए था। तो स्पेन था रोमन साम्राज्य में, उनकी केल्टिक भाषी किसानों की आबादी जो पहाड़ की चोटियों पर गांव बसा लेते थे, इन्हीं गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। तो कैस्टेला बेसिकली क्या थे? गांव थे। और कौन से गांव? जो केल्टिक भाषी जो किसान आबादी थी, वो पहाड़ की चोटियों पर जो अपने गांव बसाते थे, उन्हें कैस्टेला बोला जाता था। अब हम देखते हैं लघु उत्तर वाले प्रश्न जो नॉर्मली 3 नंबर के आते हैं। कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? इसमें बेटा मैंने पीछे जिक्र किया था कि एक सोने के सिक्के का जिक्र करेंगे, वो था सॉलिड्स नाम का सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ था। दूसरा इसका बड़ा काम था एक अन्य राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण। ये बेटा अन्य इसकी राजधानी थी, रोमन साम्राज्य की एक और राजधानी बनाई थी। मेन तो रोम थी ही, इनकी पूर्व की राजधानी थी। और ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म इसने ही बनाया था। इसी के साथ साथ बेटा इसने व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए भी काफ़ी काम किया था। अगला क्वेश्चन है सेनेट से आप क्या समझते हैं? जो बेटा 3 प्रमुख खिलाड़ी थे रोमन साम्राज्य के, उसमें सेनेट भी था एक। तो सेनेट वह निकाय या संस्था है जिसने उन दिनों में जब रोमन एक गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। यानी कि उस वक्त सत्ता कौन चलाती थी? रोमन साम्राज्य की सेनेट चलाती थी। 27 ईसा पूर्व में अगस्टस सम्राट बन गया, लेकिन सेनेट फिर भी बनी रही। सेनेट को अगस्टस ने भंग नहीं किया और ये कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रही। और सेनेट में होते कौन थे बेटा? इसमें रोम के कुलीन और अभिजात वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जो हाई रॉयल फैमिलीज होती थी और वही इसके सदस्य होते थे। हालांकि बाद में बाकी जगह के लोग भी इसके सदस्य बनने लग गए थे। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बेटा वर्णन इस प्रकार है, पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित ट्रांसफ़र नहीं करती थी, लेकिन जो उसका पैतृक परिवार यानी उसका मायका होता था, वहाँ पर उसके पूरे अधिकार होते थे लड़की के। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद भाई कि अब पिता के घर पर कोई अधिकार नहीं है। और पिता की मृत्यु के बाद वह उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन सकती थी। ये कानूनी अधिकार इसको प्राप्त था। शादी के लिए उम्र 16 से 28 और 22 से 23 की आयु में मानी जाती थी शादी के लिए उनकी उम्र। और लड़कों की इनसे बेटा लगभग 10 साल 12 साल बड़ी होती थी, तो एज में लगभग 10-12 साल का गैप रखा जाता था। लेकिन बेटा जो कैथोलिक बिशप अगस्टीन है, उनके अनुसार पति आम तौर पर अपनी पत्नियों की पिटाई करते थे। वो खुद बताता था कि मेरे पिता मेरी माता की पिटाई करते थे। और इसने ये भी बताया कि जो आस पड़ोस की औरतें हैं एक दूसरे को अपने जख्म दिखाती थी, अपनी खरोंचे दिखाती थी, जो उन्हें उनके पति की मार से मिलते थे। और बेटा एक खास बात है, बच्चों पर माताओं का नहीं पिताओं का ही कानूनी नियंत्रण होता था। कि अगर मान लो कोई लीगल केस है तो उसमें जो पापा है वही बच्चे का कानूनी अधिकार प्राप्त करेगा। और हमने पढ़ा था कि कई बार बेटा जो पिता होते थे वो बच्चों को ठंड में मरने के लिए भी छोड़ देते थे, ऐसा भी सुनने में आया है। तो ये महिलाओं की स्थिति हो गई। अगला है दासों की स्थिति का वर्णन हमें करना है। तो दासों को पहली चीज़ बेटा पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। आजकल जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो उस वक्त दासों में पैसा लगाया जाता था कि भाई हमारा पैसा बढ़ेगा। और बेटा फसल कटाई और ऐसे काम जहाँ स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है, मलेरिया हो सकता है, वहाँ दासों के प्रयोग को मना किया गया है। ऐसा बेटा इसलिए मना नहीं किया गया कि भाई इनको बहुत सहानुभूति थी कि भाई हमारे दास परेशान हो जाएंगे। इनको ये था कि अगर दास मर गए तो हमारे तो पैसे खराब चले जाएंगे जो हमने दास को खरीदने में लगाए थे। उच्च वर्ग के लोग दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे, जबकि जो साधारण लोग हैं वो उन्हें अधिक सहानुभूति से रखते थे। यहाँ पर बेटा एक और चीज़ है, दासों को परिवार का हिस्सा समझा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। और दासों में एक और प्रॉब्लम थी कि यदि एक दास कुछ गलती कर दे तो उसकी सज़ा वहाँ रहने वाले सभी दासों को भुगतनी पड़ती थी। ठीक है, कि हमने पढ़ा था ना कि एक दास ने अपने मालिक की हत्या कर दी थी, तो उस छत के नीचे रहने वाले सभी दासों को मृत्युदंड दिया गया था ये।
और एक लेखक थे बेटा कोलुमेला, उन्होंने दास प्रबंधन के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है कि भाई दासों को 10-10 के ग्रुप में रखो तो इनको सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना आसान रहेगा। और सुगंधित राल की फैक्ट्रियों में इन्हें गहरी जाली वाला मास्क पहनना पड़ता था और ये डेली इनको पहनना और उतारना पड़ता था, जो काफ़ी मुश्किल काम था, और पहने रखना ये और मुश्किल था। और कई बार इन्हें दागा भी जाता था, इनके शरीर पर कोई निशान बना दिया जाता था जिससे कि अगर ये भागने का प्रयास करें तो भी ये भाग ना पाएं। तो बेटा दासों की स्थिति बहुत खराब थी इस समय में। रोमन साम्राज्य के संदर्भ में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था? ये बेटा 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। ईरान में बेटा एक नया राजवंश आया था जो अपने आप को ससानी कहते थे। यहाँ पे शास्त्री लिखा बेटा ये ससानी वंश है। तो 225 ईस्वी से 15 वर्ष के भीतर ही वो बहुत जल्दी फरात नदी की ओर कब्जा करने लग गए। हमको मालूम है कि जो फरात नदी है वो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के बीच में एक सीमा का निर्माण करती थी, ठीक है। तो अब जो ये ससानी वंश था, इन्होंने फरात नदी को पार करके ये रोमन साम्राज्य की ओर इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। और एक शासक थे शापुर प्रथम, इन्होंने दावा किया शापुर प्रथम ने कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी जो एंटियोक, उस पर भी इसने कब्जा कर लिया था। तो एक तो पहला संकट ये था। दूसरा क्या था, हमको मालूम है कि इसकी उत्तरी सीमा राइन और डैन्यूब नाम की 2 नदियां बनाती थी। तो कई जर्मन मूल जनजाति अथवा समुदायों ने ये जो राइन और डैन्यूब की सीमाएं हैं इनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया और इन क्षेत्रों पर बार बार आक्रमण किया। और तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का बहुत सारा समय इन आक्रमणों से लड़ने में ही चला गया। और बेटा रोमन साम्राज्य में आपस में भी परेशानियां चल रही थी, उस साम्राज्य के अंदर भी। इसलिए तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए कि भाई कोई सम्राट 2 साल तक राज किया, किसी ने 1 साल ही राज किया। तो इस साम्राज्य में बेहद तनाव की स्थिति दर्शाता है कि बड़ा बुरा हाल था वहाँ पर। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न 8 नंबर वाले हैं बेटा। पहला, रोम सेना रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी, कथन का औचित्य निर्धारित करते हुए व्याख्या कीजिए। यहाँ पे बेटा तुमको बस पॉइंट दिए हुए हैं, एक्सप्लेन तुम्हें ये खुद करने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि रोमन सेना है ये साम्राज्य के 3 जो प्रमुख खिलाड़ी थे उनमें से एक थी। तो पहला पॉइंट वही है, रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। दूसरा है बेटा ये एक व्यावसायिक सेना थी, यानी कि ये फुल टाइम सैनिक होते थे, इसमें पार्ट टाइम नहीं। जैसे हमने पढ़ा था जो कृषक सेना होती थी कि भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं, युद्ध के समय पर बोल दिया कि भाई आजा अपना हल को छोड़ और तू तीर कमान ले ले या तलवार ले ले और लड़ने चल। लड़ाई खत्म होगी फिर कह दे कि भाई ऐसा है, ये तीर कमान और ये तलवार छोड़, फिर से हल पकड़ ले। ऐसी सेना नहीं थी। और सेवा करने की अवधि 25 वर्ष निश्चित होती थी इसमें कि भाई कोई भी सैनिक है 25 वर्ष तक वो सैनिक के रूप में सेवा देगा। और एक और ख़ास बात है बेटा, ये वेतन भोगी सेना थी, यानी कि इनको सैलरी दी जाती थी। सबसे बड़ा एकल निकाय था ये, यानी कि वहाँ का सबसे बड़ा समूह था रोमन साम्राज्य का। जो सेनेट है उसमें सेना का डर रहता था। हमने पढ़ा था कि जो सेनेट है वो सेना से घृणा करती थी और डरती भी थी। और अगर सेना में आपस में ही मतभेद हो जाए तो गृह युद्ध की स्थिति भी आ जाती थी। और ये अपनी बेटा जो इनकी सेवा शर्तें हैं उनको अच्छा करने के लिए या बेहतर वेतन पाने के लिए ये आंदोलन भी कर देते थे, और जब इनका आंदोलन नहीं माना जाता तो ये विद्रोह भी कर सकते थे। और लास्ट पॉइंट है बेटा, शासक अथवा सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी इसमें। अगर सेना किसी शासक के साथ मजबूती से खड़ी है तो उस शासक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और अगर सेना शासक के साथ नहीं है तो उस शासक को हटाना काफ़ी आसान होता था। अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए। इन्होंने बेटा साम्राज्य स्थापना की, राज्य प्रबंध की शिक्षा दी कि भाई कैसे राज्य बनाएं, सैनिक संगठन के बारे में हमने पढ़ाई है, सेना के बारे में, कानून के मामले में बहुत बढ़िया थे, ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार किया, धार्मिक सहनशीलता दिखाई कि अलग अलग धर्मों के अगर लोग हैं कहीं पर तो उनके साथ मारकाट नहीं की, अपने साथ ही उन्होंने रखा। सड़कें और पुल निर्माण करवाए, भवन निर्माण कला इनकी बहुत बढ़िया थी, स्थापत्य कला ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की। साहित्य और दर्शन में भी काफ़ी प्रगति की। हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसी प्रगति के आधार पर पुनर्जागरण को लाने की कोशिश की गई थी। भाषा का बेटा इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया, और जो अलग अलग भाषा के
बोलने वाले लोग थे इसके साम्राज्य में, वो सारे ढंग से रहते थे। शहरी जीवन इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। और हमने पढ़ा था कि शहरों में 176 दिन के आसपास एक वर्ष में कोई ना कोई समारोह चलता रहता था, ये सारी चीज़ें। और व्यापार तो बेटा बहुत ज़्यादा फेमस था ही। हमने व्यापार के बारे में जाना कि उस वक्त विश्व में होने वाला ज़्यादातर व्यापार है यहीं से ही संचालित होता था। भूमध्य सागर इसकी एक प्रमुख वजह है, क्योंकि उससे व्यापार करना आसान हो गया जलमार्ग से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना करें। पहला है एकल परिवार, आदर्श परिवार था। एकल परिवार होता है जिसमें मियाँ बीवी और उसके बच्चे हों। परिवार में दास भी शामिल होते थे। और जो महिलाएं हैं उनको स्वामित्व और संचालन का अधिकार था। महिलाओं के अधिकार हमने पढ़ ही लिए थे। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता भी थी। तलाक देना आसान था कि भाई तलाक की घोषणा कर दो कि भाई ये इच्छा जाहिर कर दो, हम तलाक लेना चाहते हैं, तलाक मान लिया जाता था। विवाह परिवार द्वारा किया जाता था तय, और विवाह की आयु भी लगभग तय थी, जिससे लड़के लड़की में लगभग 10 साल का अंतर रहे। काम चलाऊ साक्षरता कुछ जगह पे तो बहुत बढ़िया थी, जैसे पोम्पेई जो शहर था जो ज्वालामुखी के कारण दफन हो गया था 79 ईस्वी में, वहाँ पर काम चलाऊ साक्षरता बहुत बढ़िया थी, जबकि मिस्र में इतनी बढ़िया नहीं थी। सांस्कृतिक विविधता थी इनमें, अलग अलग संस्कृति के लोग इनके साम्राज्य में थे। तो जैसे ईरानी साम्राज्य में लगभग सभी लोग ईरानी थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग रोमन्स नहीं थे, अलग अलग जगह के लोग इनके अंडर में आते थे। बहुत सारी भाषाएं इनकी एक विशेषता है। और शहरी जीवन जो हमने अभी पढ़ी। तो बेटा ये लगभग 16-17 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।